साथ बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनसे प्रेरित हो सकें, उनके बारे में जागरूक हो सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ खास है आपके लिए, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। वर्ष 2023 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में। उद्देश्य यही है कि मोटे अनाज को हर थाली तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए जागरूकता लाई जा रही है, हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बदलाव भी नजर आने लगे हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों से तुलना करें तो अब श्री अन्न के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। जी हां, ऐसे ही प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इसी दिशा में हाल ही में दिल्ली के पूसा में स्थित नास कॉम्प्लेक्स में 5 दिवसीय श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। क्या कुछ खास था इसमें, आइए आपको दिखाते हैं। इस सम्मेलन में मिलेट स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों, स्कूल के बच्चों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सहकारी संस्थाओं, होटल प्रबंधन स्कूलों ने भाग लिया। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन आयोजित की गई है उसमें सब वर्गों की भागीदारी है, चाहे वो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मिलेट से जुड़े हुए। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को पता चल रहा है कि यहाँ पर इतनी विविधता है, इतना सब कुछ है जो हमारे उत्पाद हमारे बन सकते हैं और उनका निर्यात हो सकता है। इतनी डिमांड जो है बढ़ रही है और बढ़ सकती है, तो आज उनको पता चल रहा है कि स्कोप कितना है और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है कि हम अगर मिलेट को उगा रहे हैं तो उसका फ्यूचर अच्छा है। दूसरा, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं नए नए उत्पाद बनाने में और इससे जुड़ी जो और चुनौतियां हैं उसको देखने में, जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ानी है और जो भी इसके जुड़ी चुनौतियां हैं उसका आंसर ढूंढने में और उसमें भी लगे हुए हैं। हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, वो देखकर इतने हैरान हो गए कि इतना सब कुछ है जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं, चाहे वो नाश्ते हो, लंच हो, डिनर हो, चाहे वो रोज़मर्रा की रिफ़्रेशमेंट हो, सब कुछ है यहाँ पर, क्योंकि हेल्दी है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, सबको पता है। अच्छा, और बात, हम बड़े हैरान हुए जब स्टूडेंट से बात की तो उन्हें पता है कि मिलेट हम सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, हमारी ज़मीन के लिए अच्छा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, पानी की कम आवश्यकता होती है और यील्ड भी बढ़ती है और इसके साथ जो है बहुत से फ़ायदे जुड़े हुए हैं। ये सब जागरूकता जो आई है आज इस कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के माध्यम से, हमने जितना सोचा था उससे बहुत बड़ी है। सच में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। सर, एक बात कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात की है कि किसान
और प्रतिभागी बाकी स्टूडेंट्स इनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सर। किसानों को इस मेले से कितना फ़ायदा पहुँच सकता है, जबकि जो इसकी रीढ़ की जो हड्डी कहलाई जाती है जो किसान, तो उनके प्रोडक्ट के लिए कितनी संभावनाएं बन सकती है, मैं आपके माध्यम से सुनना चाहता हूँ सर। सबसे ज़्यादा लाभ अंततः किसान भाइयों को ही होगा, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हमें किसान भाइयों की आय बढ़ानी है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहीं होगा और उनकी आय लगेगी। अब कैसे होगी? अब देखिए, वैल्यू एडिशन हो रही है, 200 से ज़्यादा उत्पाद हमने यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं, इतनी सारी स्टार्टअप्स आ गई हैं, निर्यात बढ़ना शुरू हो गया है, डोमेस्टिक मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब जब डिमांड बढ़ रही है तो पीछे से सप्लाई भी बढ़ेगी, तो सप्लाई किसने बढ़ानी है? हमारे किसान भाइयों ने। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई ही प्राइस को इफ़ेक्ट करती है, तो जब सप्लाई होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो उनको अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सकेगा। पूरी दुनिया में श्री अन्न पे मतलब मिलेट्स पे रिसर्च करने वाला सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट जो क्रिटिकल मास है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद में ही है। और इसीलिए इसका कार्य को देख के, इसके जो काम की वजह से जितने लोगों को बेनिफिट मिला है, फार्मर्स को हो या बिजनेस में हो या स्टार्टअप्स में हो या रिसर्च में हो, इन सब चीज़ों में जिस तरह का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च का जो योगदान है, इन सब को देखते हुए और अन्य देशों में भी हमारे जितना रिसर्चर्स हैं उतना कोई भी इंस्टीट्यूट में बाहर भी नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने हमारी संस्थान को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। और आपने देखा होगा अभी 18 मार्च को जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ श्री अन्ना जो हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे संस्थान को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिए हैं और हमारे देश को उसका समर्पण भी किए हैं। हमारे संस्थान में सारे मिलेट्स के ऊपर काम होता है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो, कुटकी, कंगनी, चीना, इन सब पे काम होता है। आपको पता होगा कि बाजरा जो है संकर होता है, वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, तो उसमें ज़्यादातर संकर किस्में बनती हैं। संकुल किस्में भी होती हैं लेकिन संकर ज़्यादा है। उसी तरह ज्वार में भी आपको ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, इसमें भी हाइब्रिड्स हैं और वो वेराइटीज़ हैं। बाकी क्रॉप्स में वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, इसलिए ज़्यादातर वेराइटीज़ ही रहते हैं। हमारे साइंटिस्ट सारे क्रॉप्स में क्रॉप इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की काम होती है और हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होती हैं, जिसके तहत देश भर में अलग अलग जगह पे जहाँ पे ये सारे मिलेट्स ग्रो करते हैं, जैसे राजस्थान है वहाँ पे बाजरा होता है, थोड़े सी एरिया में ज्वार भी होता है। अगर आप कर्नाटका को लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर रागी, और महाराष्ट्र में देखेंगे तो ज्वार होता है, बाजरा होता है। तमिलनाडु में भी देखेंगे तो बाजरा होता है। उत्तराखंड में देखेंगे रागी ज़्यादा होता है और बाकी कोदो, कुटकी वगैरह। छत्तीसगढ़ में कोदो मिलेट है। इस तरह का अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग मिलेट्स पे काम होती है और इन सब का काम जो है अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हमारे प्रोग्राम के तरह कुछ फंडिंग दिया जाता है और वहाँ पे लोग काम करते हैं और उनका जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का काम की वजह से नए नए वेराइटीज़ निकलती है और हमारे ASRP प्रोग्राम्स के थ्रू उनके इवैल्यूएशन करते हैं, मल्टी लोकेशंस पे ओवर द ईयर्स करते हैं, जिससे आपको स्टेबल किस्में, अच्छी उपज वाली किस्में निकलती हैं और उनको रिलीज़ कराते हैं। एक तो ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की बात है, क्योंकि बिना वेराइटीज़ का, बिना हाइब्रिड्स का काम तो नहीं चलेगा, ये बेस मटेरियल होती है। इसके अलावा हमारे संस्थान में एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम बोलते हैं ना,
किस में, किस क्रॉप में, किस मिलेट में कौन सा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होना है, ये भी डेवलप किया जाते हैं। और उसमें भी कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज होती है, वो करने से उनका यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा हमारे इसमें प्लांट प्रोटेक्शन जैसे रोग संबंधित या कीट संबंधित इन ब्रांचेस का भी काम होता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब वक्त है कार्यक्रम में नजर डालने का सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। जैसे कि पहले भी जिक्र किया गया, हमारे देश में पोषक अनाज यानी कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और बदलाव भी आ रहे हैं। लोग इसकी खेती को अपना रहे हैं। इस दिशा में कई स्टार्टअप की शुरुआत भी कर रहे हैं। आइए इसी से संबंधित और जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से अब इस क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
जिनमें रागी, ज्वार, सावा, कोदो और बाजरा जैसे श्री अन्न शामिल हैं। श्री अन्न 21वीं सदी की आदर्श फसल मानी जा सकती है, जिन्हें सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी उगाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश तेजी से श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कम उत्पादन लागत और जलवायु की मार झेल सकने वाली फसल होने के नाते श्री अन्न छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिनकी परंपरागत रूप से श्री अन्न की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा लाभ देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को होने जा रहा है। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ के बारे में देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया है, लोग श्री अन्न को अनाज के एक नए शानदार विकल्प के तौर पर काफी पसंद करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से देश में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और श्री अन्न की मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलने से देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के चेहरों पर एक नई चमक आई है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। सौर ऊर्जा की दिशा में हमारा देश भारत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बता दें आपको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की 99वीं कड़ी में भी सोलर एनर्जी का जिक्र किया है। आइए इसी से संबंधित जानकारी आप तक पहुँचाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। केंद्र सरकार किसानों के बीच भी सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है। रिहायशी इलाकों के लिए रूफटॉप सोलर योजना काम कर रही है। इसके अंतर्गत घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाई जा सकती है। 3 किलोवाट तक के लिए 40%, जबकि 3 से 10 किलोवाट तक के लिए 20% सब्सिडी दी जा रही है। दूसरी ओर किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचाने के लिए पीएम कुसुम योजना चल रही है। इसमें सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर बिजली संयंत्र लगाए जाने का प्रावधान है। इस तरह के संयंत्र पर किसानों को केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कम 60% की छूट दी जा रही है। इन कोशिशों का असर भी दिखाई देने लगा है और अच्छी खासी संख्या में लोग सौर ऊर्जा के लिए आगे आ रहे हैं। इसी रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने सफलता की ऐसी ही 2 कहानियों का जिक्र किया। एक कहानी महाराष्ट्र के पुणे की है और दूसरी दमन और दीव की। पुणे में MSR ओलाइव हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ के लोगों ने तय किया था कि वे पीने के पानी, लिफ्ट और लाइट के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सोसाइटी में सोलर पैनल लगवाए गए। आज इन पैनलों से हर साल करीब 90,000 किलोवाट आवर बिजली पैदा हो रही है और इससे हर महीने लगभग 40,000 रुपए की बचत हो जाती है। पुणे की तरह ही दीव जिले ने भी अद्भुत काम किया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।